नमस्कार। मैं आदित्य मिश्रा स्वागत करता हूं आप सबका ईडू फोरम एकेडमी पर। हमने इसके पहले के क्लास में डिस्कस किया था यूपीएससी के एग्ज़ाम के स्ट्रेटजी के बारे में, और उसमें हमने ये देखा था कि बुक रीडिंग सजेशन में हमारे पास सबसे जो महत्वपूर्ण सोर्स है वो है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी से ज़्यादातर क्वेश्चन बेसिकली आते तो 11th और 12th के एनसीईआरटी से ही हैं, लेकिन हम डायरेक्ट अगर जंप करके 11th और 12th के एनसीईआरटी पर पहुंच जाएंगे तो बहुत से कॉन्सेप्ट, बहुत सी बातें रह जाएंगी, समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी शुरू करेंगे और बहुत बेसिक लेवल से चलेंगे। बेसिक लेवल से होते हुए फिर हम एडवांस लेवल पर जाएंगे। जैसे अगर मैं आज के अपने चैप्टर की बात करूं तो आज का हमारा चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी। तो सौर मंडल में पृथ्वी ये बेसिकली सोलर सिस्टम का पार्ट है। अब सोलर सिस्टम की क्लास 1 घंटे में या 2-4 पेज में नहीं होता। सोलर सिस्टम के लिए कम से कम 4 क्लासेस चाहिए और उसमें बहुत सारी बातें आएंगी जाएंगी। लेकिन मैं एक साथ अगर सारी चीज़ों को लेकर के चलूँ तो कई बार बच्चे चीज़ों को मिस कर जाते हैं, स्किप कर जाते हैं, भूल जाते हैं। तो हमें ऐसा क्या करना है कि परत दर परत चीज़ें आपके दिमाग में बैठती जाएं। मैं ज्योग्राफी को लेकर के ये क्लास शुरू कर रहा हूँ, तो मैं ये चाहूँगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बहुत बेसिक लेवल से, मतलब एक बिल्डिंग हम खड़ी कर रहे हैं तो उसमें ईंट दर ईंट रखते जाएं ताकि नीचे से हमारी बिल्डिंग दरके नहीं। इसके अलावा आपका दिमाग भी एक तरीके का घर है, एक रूम समझ लीजिए। जैसे आप पढ़ाई करते हैं, खासकर से कंपटीशन की तैयारी करते हैं, दिल्ली में रहते हैं, या एक रूम में अपने रूम में सारी किताबें आप रखे हुए हैं, तो आप ऐसे समझिए कि एक तो आपने सारी बुक उठाया और ऐसे फेंकते चले गए, फेंकते चले गए, फेंकते चले गए, तो एक दिन तो ये होगा कि पूरा कमरा बुक से भर जाएगा। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि एक बुक निकाल के दे दो तो आपको निकालने में बहुत समस्या आएगी। तो इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए हम ये करते हैं कि पूरे कमरे को सही से किताबों को क्रम में रखते हैं, सजाते हैं और खाने को बनाकर रखते हैं। तो हम जब भी चाहते हैं जो भी बुक निकाल के पढ़ सकते हैं। ठीक इसी तरीके से आपका दिमाग भी एक कमरा ही है। इसमें आप नॉलेज की किताबें फेंकते मत जाइए, इसमें उसे सजा करके रखिए। और सजा के रखने का सबसे जो बढ़िया तरीका है वो ये है कि आप बेसिक से स्टार्ट करिए। मतलब कि सौर मंडल की अगर हम बात करें तो आप ये समझिए कि सौर मंडल से कितनी बातें आप आधे घंटे में या 1 घंटे में अपने दिमाग में रख पाएंगे। तो वही तरीका हुआ चीज़ों को क्रम से रखने का। तो इसी तरीके से हमारा क्लास भी चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो उसके पहले मैं आदित्य मिश्रा, ये ईडू फोरम एकेडमी, और आपके स्क्रीन पर फ़ोन नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, आप वहाँ से किसी समस्या का समाधान कर सकते हैं। कोई समस्या हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने चैप्टर पर। ये है 6th क्लास का एनसीईआरटी न्यू वाला। तो ये एनसीईआरटी पीडीएफ है, ये आपके यूट्यूब लिंक पर भी मौजूद है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। मेरा काम क्या है, इसे पढ़ाना और इसको समझाना आपको, ताकि चीज़ें आपके दिमाग में बैठती चली जाएं। ठीक है ना? तो ये पहला चैप्टर होगा हमारा। सौर मंडल में पृथ्वी। इसे मैं थोड़ा और जूम कर देता हूं तो ताकि आप लोगों को दिखता रहे। एनसीईआरटी, अब दोस्तों एक बात और समझिए, मैं आपको मैंने क्लास एक और दिया था आपको कि यूपीएससी के प्री और मेंस के जितने भी सवाल आए हुए हैं, आप उन सब सवालों को, चाहे कॉन्सेप्चुअल हो या फैक्चुअल हो, एनसीईआरटी से आपको मिल जाएगा। ये मैं आपको एक क्लास में बता चुका हूँ। मेंस के सारे क्वेश्चन मैंने पेज नंबर भी दिया है आपको कि इस पेज से क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये चीज़ केवल हिस्ट्री ज्योग्राफी में नहीं है, ये चीज़ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस तक में ये सारी चीज़ें, यही बातें हैं कि पहले बेसिक से पढ़ेंगे और जो भी सवाल हैं यूपीएससी के, स्टेट पीएससी के, यूपी पीएससी के, बिहार पीसीएस के, ये सारे सवाल फैक्चुअल, ऐसे फैक्ट जो आपको कहीं ना मिले वो एनसीईआरटी में मिलेंगे। वो क्लास 6 के बुक में भी मिलते हैं। मेंस के क्वेश्चन भी क्लास 6 के बुक से पूछे जाते हैं। तो
इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इससे सवाल तो पूछे जाते हैं। दूसरी बात इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही से हमारा बेसिक समझ बनेगा और फिर हम 11 और 12 तक की किताबों को भी पढ़ पाएंगे। अगर आपसे कहा जाए कि ज्योग्राफी, मैंने आपको सिलेबस में दिखाया था कि ज्योग्राफी के सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हैं, अब उन टॉपिक्स को आप कहाँ से पढ़ेंगे? या तो आप ग्रेजुएशन की बुक लीजिए, या तो आप पीएचडी करिए, या आप सामान्य चीज़ों का ज्ञान रखिए। सामान्य मतलब यूपीएससी ने अपने सिलेबस में ये कहा है कि विषयगत विशेषता की अपेक्षा नहीं की जाती है विद्यार्थियों से, यानी कि सामान्य ज्ञान आपको रखना है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, बस उस सामान्य ज्ञान का एनालाइज करना है। यहीं पे आपका बुद्धि परीक्षण किया जाता है कि आप चीज़ों को कैसे एनालाइज कर पाते हैं और उसका आंसर लिखते हैं। ठीक है, वो मैंने डिस्कस कर दिया है। अब आइए हम अपने क्लास पर चलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सौर मंडल में पृथ्वी। अब सौर मंडल में पृथ्वी की मैं बात करूं तो ये हमारा सौर मंडल है। ठीक है, ये सूर्य है बीच में, फिर शनि, बुध, बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल, पृथ्वी, शनि, शुक्र, यूरेनस, प्लूटो और बुध। क्रम नहीं है, क्रम भी हम याद करेंगे कि क्रम कैसे बनेगा आगे। ठीक है, तो ये हमारा सौर मंडल है। अब इस सौर मंडल की जानकारी के लिए बहुत बेसिक सी बात कि शाम के समय जब आप आकाश में देखते हैं तो आसमान में बहुत सारे चमकते छोटे छोटे बिंदु दिखाई देते हैं। ठीक है, जब आप एक बार देखेंगे तो धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती भी जाती है जैसे जैसे रात ढलता है। ठीक है ना, तो ये पूरा आकाश कई छोटी छोटी चमकदार चीज़ों से भर जाता है। इनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले होते हैं। ठीक है, ये ऐसा लगता है कि जैसे आकाश में हीरे जड़ गए हों। ठीक है ना, ये इतनी सिंपल बातें हैं कि आपने अगर आप क्लास 6 में हैं तब भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो लोग बड़े हो गए हैं, जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी ये बातें याद होंगी। ठीक है ना, अब इन बातों से ही हमें कॉन्सेप्ट अपने डेवलप करने हैं। ठीक है ना, तो यही जो टिमटिमाते हमें दिखते हैं यही यूनिवर्स है, और पूरा आकाश जो हमें दिखाई देता है यूनिवर्स है। और ऐसे ऐसे कई यूनिवर्स हैं जिसे मल्टी यूनिवर्स कहा जाता है। तो एक यूनिवर्स में कई सौर मंडल होते हैं, उनमें से हमारा एक सौर मंडल है सूर्य का। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज और दिखता है, कुछ बड़े कुछ छोटे। तो जो बड़े दिखते हैं दूर, वो काफी हमसे दूर हैं, और वो तारे जिन्हें हम कहते हैं वो तारे हैं, और उनकी अपनी ऊर्जा है, वो इतनी दूर है कि वो छोटे छोटे टिमटिमाते हुए से दिखते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े दिखते हैं, जैसे चंद्रमा। तो चंद्रमा रात में हमें काफी चमकीला और बड़ा दिखता है उन छोटे छोटे पार्टिकल्स के मुकाबले, क्योंकि चंद्रमा हमारे बहुत पास है। कितना पास है ये डाटा मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है ना, अब चंद्रमा की अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करें, बहुत थोड़ी सी बात करूंगा, कि चंद्रमा हमें पहले तो कम होता हुआ दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे बढ़ते एक समय ऐसा आता है जब पूरा गोल चंद्रमा हमें दिखाई देता है। इसे हम फुल मून कहते हैं या पूर्णिमा की रात कहते हैं। अगले दिन ये चंद्रमा फिर गायब हो जाता है, इसे अमावस्या कहते हैं। जब चंद्रमा पर सूर्य की पड़ने वाली किरणों को पृथ्वी रोक लेता है तो हमें चंद्रमा नहीं दिखाई देता, और जब सूर्य की पड़ने वाली किरणें चंद्रमा पर डायरेक्ट पड़ती हैं और वो उसका रिफ्लेक्शन हमें दिखता है तो हमें चंद्रमा फुल मून दिखाई देता है, यानी पूर्णिमा की तरह दिखाई देता है। ठीक है, अब ये चीज आपको बहुत बेसिक की बात है कि 1 महीने का कुल समय होता है इसके घूमने में, पृथ्वी का चक्कर लगाने में। इसमें आपको 15 दिन में पूर्णिमा आता है और 15 दिन में अमावस्या आता है। इतनी बात कंफर्म हुई। अब इस लाइन को देखिए, इसमें यही पूछा जा रहा है कि ये जो छोटी छोटी चमकीले वस्तुएं हैं, इसमें चंद्रमा है और बाकी चीजें भी हैं। तो चंद्रमा हमें बड़ा दिखता है, सूर्य भी काफी दिन में बड़ा दिखता है, लेकिन बाकी पार्टिकल छोटे क्यों दिखते हैं और रात में ही क्यों दिखते हैं? तो इसका बड़ा सीधा सा आंसर है कि भाई सूर्य हमें अगर दिन में दिखता है, सूर्य हमारे ज़्यादा करीब है तो उसकी ऊर्जा ज़्यादा मिलती है। उसकी ऊर्जा में ये जो दूर से टिमटिमाते हुए तारे हमें दिखाई देते हैं वो सूर्य की रोशनी में छुप जाते हैं। वो हमें कब दिखता है? रात में, जब सूर्य ढल जाता है। ठीक है ना,
इसके बाद अब ये जो सूर्य है, चंद्रमा है और ये सभी चीजें जो हमें रात में दिखाई देती हैं, इन्हें हम खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है, इन्हें ही हम खगोलीय पिंड कहते हैं। अब ये बात आपको याद रहेगा खगोलीय पिंड क्या हुआ। ठीक है, तो कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं और ये गर्म होते हैं, ये गैसों के बने होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा होती है, इनका प्रकाश होता है। ठीक है, जिसे ये इनमें से प्रकाश और ऊर्जा बड़ी मात्रा में उत्सर्जित होते हैं, यानी कि निकलते हैं। ठीक है, अब इन खगोलीय पिंडों को जिनकी अपनी ऊर्जा और प्रकाश है, इन्हें हम तारा कहते हैं। अब इसी तरीके के हमारे पास भी एक खगोलीय पिंड है जिसे हम क्या कहते हैं, सूर्य। ये मैंने आपको इसलिए दिखाया था कि ये सूर्य है, इसके पास अपनी ऊर्जा और अपना प्रकाश है, तो ये हमारा तारा है। ठीक है, और बाकी सौरमंडल में जैसे मैं बात करूं पृथ्वी की, तो क्या पृथ्वी हमारा तारा हो जाएगा? नहीं, पृथ्वी एक केवल ग्रह है, यानी कि इसके पास अपनी ऊष्मा और ऊर्जा नहीं है। ठीक है, तो अब आपको याद रहेगा कि सूर्य हमारा क्या हो जाएगा, एक तारा हो जाएगा। ठीक है, जिसकी अपनी ऊर्जा और अपना प्रकाश है। ये बहुत बेसिक लेवल है। अभी मैं आपको आगे क्लास में बताऊंगा कि इसकी अपनी ऊष्मा और अपनी ऊर्जा क्यों है, पृथ्वी की अपनी ऊष्मा और अपनी ऊर्जा क्यों नहीं है। ठीक है ना, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई, क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे। ये तारा है। ठीक है, तो अब आपने कई चीजों का अवलोकन किया होगा, आप अपने घरों में छत पर जब भी रात में सोते होंगे, तो रात के समय चमकते हुए ये अनगिनत तारे भी सूर्य की तरीके के ही हैं, लेकिन हमें ये छोटे क्यों दिखाई पड़ते हैं? क्योंकि हमसे काफी दूर हैं। ठीक है, अब बहुत बेसिक किसी बात इसमें लिखा भी हुआ है कि जब चीजें दूर होती है तो हमें छोटी दिखाई देती हैं। ये केवल तारों के विषय में नहीं है, ये हर चीज है। आप कोई भी चीज देखेंगे, जो दूर होगा वो छोटा दिखाएगा, जो पास होगा वो बड़ा दिखाइएगा। सेम यही चीज हमारे सूर्य के साथ भी है। तो अब रात में आसमान की ओर देखते समय तारे की विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को भी हमने रात में देखा हुआ है। इसे हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है, जैसे आपकी अपनी इमेजिन के ऊपर है कि कुछ लोग देख करके, किसी को शेर दिखता है रात में, तारों का जब मिलाते हैं ना तो उन्हें आकृति बनाते हैं विभिन्न तरीके की, जिसकी जैसी अपनी आकृति बना पाए वो आकृति बनाते हैं। लेकिन वो क्या सबकी आकृति सही होती है? नहीं, सबकी आकृति वो आकृति सही है जो सब लोगों को दिख रहा हो एक समान रूप से। अपनी इमेजिन के हिसाब से आप कुछ भी बना लीजिए, वो भी आप बना सकते हैं, ये इंटरेस्ट की बात है। लेकिन वो आकृति जो एक्चुअल में है वो सबको दिखनी चाहिए। तो इसी में से एक आकृति है, उसको हम सप्तऋषि बोलते हैं। ये हमारा नक्षत्र मंडल है। ठीक है ना, तो ये नक्षत्र मंडल यही नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी तरीके का एक नक्षत्र मंडल भी है। ठीक है, इस पॉइंट को आप डिनोट करें। अर्सा मेजर या बिग बियर एक इसी तरीके का नक्षत्र मंडल है। ठीक है, इसे हम बड़ी आसानी से पहचान भी सकते हैं। स्मॉल बियर या सप्तऋषि भी एक नक्षत्र मंडल है। अब सप्तऋषि 7 तारों का समूह है, राइट। ये 7 तारों का समूह ये अपने परिवार या ये सौर परिवार में, हमारे सौर परिवार का एक नक्षत्र मंडल है, उसका नाम है सप्तऋषि या स्मॉल बियर। ये है सप्तऋषि। ठीक है, ये 7 तारों का समूह है जो नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का एक भाग है। ठीक है, अब थोड़ी सी और आगे बढ़िए। अब एक बात समझिए कि अगर आपसे दिशा का ज्ञान पूछा जाए तो दिन में तो आप दिशा बता देंगे, सूर्य को देख के सब जानते हैं सूर्य पूर्व की ओर उगता है, तो जिधर से सूर्य होगा उधर से पूर्व होगा। अब सूर्य डूब गया, तब आप दिशा का ज्ञान कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमारे ऋषियों ने एक तरीका सुझाया था। वो तरीका ये है कि ये जो हमारे सप्तऋषि हैं तारे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है,
इसे मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूं। ये 7 तारों का एक समूह है। ये इस तरीके की एक आकृति बनती है, इसे एस कहते हैं। अब ये आकृति जिस ओर संकेत करती है, ये जिस तरफ संकेत करती है, ये जा रहा है, ये हमारा ध्रुव तारा है। ठीक, ये उत्तरी ध्रुव की ओर संकेत करता है। ठीक है, यहां से हम ये, क्योंकि उत्तरी ध्रुव बोलते हैं इसे, इसलिए यहां से उत्तर दिशा का ज्ञान हमें हो जाता है रात्रि में भी। बस आपको क्या करना है, केवल ये चीज आकृति आपको ढूंढ लेनी है, सप्त ऋषि ढूंढ लेनी है। सप्त ऋषि को जब आप जैसे ही निकालेंगे तो आपके 2 तारे एक जिस सीधी रेखा में इशारा करेंगे उस तारे की तरफ, वो ध्रुव तारा होगा, और ये अन्य तारों से अधिक चमकीला तारा होगा, ये भी ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपको ध्रुव तारा का ज्ञान हो जाएगा, और ध्रुव तारा का ज्ञान होने के बाद आपको उत्तर दिशा का भी ज्ञान हो जाएगा रात में। ठीक है, एक बार एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि रात में दिशा का ज्ञान कैसे कर सकते हैं, वो लगभग 6 या 7 क्लास का ही बच्चा होगा। तो मैंने बाद में इस सवाल को बाकी लोगों से पूछा जिन्होंने ग्रेजुएशन तक कर लिया, और मैं काफ़ी इस मामले में सोचता रहा कि इसका आंसर बहुत से बड़े बच्चे भी नहीं दे पा रहे थे। तो आपको ये सारी बेसिक चीज़ें यहीं से क्लियर होंगी, और इसका बेनिफिट आपको आगे की बातों को समझने में मिलेगा। ठीक है ना। तो कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है, वो तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, और ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं, जैसे कि हमारी पृथ्वी। ठीक है, और इसके सौरमंडल के बाकी ग्रह जो अपने 8 ग्रह के बारे में सुन रखे हैं। ठीक है, अब इसे इंग्लिश में प्लेनेट कहते हैं। प्लेनेट भाषा प्लेटेनॉइड शब्द से बना हुआ है। थोड़ा और आगे आ जाइए आप लोग। प्लेनेट, ठीक है, ये प्लेटेनॉइड शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, यानी कि परिक्रमा करने वाला या चक्कर लगाने वाला। ठीक है, चारों ओर घूमने वाला। तो पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, ये अपना सारा प्रकाश ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। ठीक है ना। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर ये चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। जैसे हमें चंद्रमा दिखता है, चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है, वैसे ही चंद्रमा से कई बार आपने पेपर में, न्यूज़पेपर में, कहानी और बाकी जगह आपने देखा होगा कि चंद्रमा से पृथ्वी की फोटो लेने की कोशिश की गई, तो जैसे चंद्रमा हमें सफ़ेद चमकता हुआ दिखता है, वैसे ही चंद्रमा से पृथ्वी नीला चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है ना। अब जरा आप आइए नेक्स्ट पेज पे। इसे मैं सीधा करने की कोशिश नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, चलिए इसे जरा मैं आप लोगों को कुछ और तरीके से दिखाने का प्रयास करता हूं। नहीं, ये नहीं है। थोड़ा उस पिक को मैं आपको सीधा करके दिखाना चाह रहा हूं, ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आए। ठीक है ना। फिर ये अडोबी रीडर में खुल रहा है, जबकि मैं चाहता हूं कि आप इसे थोड़ा बेटर तरीके से देखें। पावर पॉइंट, ठीक है, ये मैं सीधा करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन आप इसे अपने मोबाइल में अगर देख रहे हैं तो मोबाइल को थोड़ा सा टिल्ट करेंगे तो आपको ये सीधे तरीके से दिखेगा। ठीक है ना। तो ये हमारा सूर्य है, और सूर्य की ये कक्षा है। कक्षा यानी ये सारे ग्रह पृथ्वी का सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जैसे हमने इसमें देखा था। ये इसका पाथ है। ठीक है ना। ये आपको जो लाइनें दिख रही हैं, ये इसका पाथ है। इसी पाथ पर सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है। अब आपको इसमें थोड़ा सा ये देखना है, ये चीज है।
सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह होगा? वो है बुध, मर्क्यूरी। इसका पाथ क्या है? ये है, जो कि सबसे पास है। अब यहाँ पे आपको थोड़ी बेसिक जानकारी मिलेगी। बुध सूर्य के चारों ओर इसका एक जो परिक्रमण का काल होता है वो होता है 88 दिन का, और ये अपने अक्ष पर 59 दिन में रोटेट कर जाता है। अब यहाँ पे देखिए, अब मैं कह रहा हूँ कि अक्ष का क्या मतलब है। तो एक तो इसका परिक्रमण हो गया, जो ये चारों तरफ सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, उसको इसका परिक्रमण कहेंगे। ठीक है, अगर हिंदी में कंफ्यूजन हो तो थोड़ा सा इंग्लिश को समझिए। दो टर्म हैं, एक है रिवोल्यूशन, यानी परिभ्रमण, और एक है रोटेशन। इसको इंग्लिश से हम ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रख पाते हैं, ठीक है ना। तो एक बात हो गई रोटेशन। अब रिवोल्यूशन वो है कि एक ग्रह जिस पथ पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है वो हमारा रिवोल्यूशन हो गया, ठीक है ना। दूसरा हो गया, एक ये जो ग्रह है ये अपने अक्ष पर भी घूम रहा है, जैसे एक लट्टू नाचती है उसी तरीके से ये ग्रह भी अपने अक्ष पर घूमते हैं। इसे हम रोटेशन बोलते हैं, ठीक है ना, रोटेशन, राइट। तो सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमण है बुध का वो 88 दिन का है, यानी कि रिवोल्यूशन, और जो उसका रोटेशन है यानी कि घूर्णन ये 59 दिन का है। ये बात याद रहेगी, ठीक है। दूसरी बात आती है शुक्र का। ये दूसरा सबसे नजदीक का ग्रह है, इसे भी थोड़ा सा हम याद रखेंगे, बाकी कोड भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है ना। तो शुक्र सूर्य के चारों ओर इसका परिक्रमण 225 दिनों में होता है। क्यों होता है? क्योंकि बुध तो सूर्य के सबसे नजदीक है, जबकि शुक्र उससे थोड़ी दूरी पर है। तो ये उसका पाथ है जो सबसे नजदीक है सूर्य के, राइट। ये शुक्र का पाथ है, ठीक है ना। तो ये थोड़ी दूरी पर है, तो इसको अपनी दूरी पर अपने परिक्रमण पथ पर घूमने में 255 दिन का समय लगता है, जबकि ये अपने अक्ष पर 243 दिन में घूर्णन करती है। यानी कि शुक्र का जो रोटेशन है ये इसका अक्ष, ये इस अक्ष पे भी घूम रही है ना, अभी आपको बताया लट्टू तरह घूम रही है, तो इस अक्ष पर भी घूमने में इसको 243 दिन का लगता है, जबकि इसको केवल 59 दिन का समय लगता है। तो इसका मतलब ये तेज गति से रोटेट कर रहा है और ये धीमी गति से रोटेट कर रहा है। अब ये दोनों बातें जीवन मूल्य को प्रभावित करती हैं। जैसे यदि आपका ग्रह बहुत तेज घूमेगा तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल कम लगता है, यदि आपका ग्रह बहुत धीमे घूम रहा है तो आपका उस पर गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि बुध पर या शुक्र पर जीवन संभव क्यों नहीं है, तो आप क्या बता रहे हैं कि ये सबसे नज़दीक का ग्रह है सूर्य से, यानी कि ये एक तरीके से ब्लैक कार्बन बन जाता है जल के, तो यहाँ पे जीवन संभव ही नहीं है। ये थोड़ी दूरी पर है, लेकिन फिर भी इसके यहाँ का वायुमंडल गर्म होकर के सूर्य की ओर पलायित कर जाता है, इसलिए यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। तो आपसे कभी सवाल पूछा जा सकता है कि भाई पृथ्वी ही ऐसा ग्रह क्यों है जहाँ पर जीवन संभव हो पाया, बाकी जगह जीवन संभव नहीं हो पाया। तो आप उसमें कंपेयर करेंगे, कंपेयर में आपके दो नज़दीक के ग्रह उस पर जीवन क्यों नहीं हो पाया, ये आपको एक दो पॉइंट बताया मैंने। आप खुद से भी एक दो पॉइंट को इमेजिन करें अपने दिमाग में, ठीक बात है। इसके बाद हमारी आती है पृथ्वी। अब इसका परिक्रमण आप और दूर देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका परिक्रमण, अब इसका परिक्रमण क्या है? वही जो आपका 365 दिन का होता है, ठीक है ना। ये 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है हमारी पृथ्वी, और इसका घूर्णन ये एक दिन में अपने अक्ष पर घूम जाती है। इसे ही हम दिन और रात कहते हैं, ठीक है ना। अब बाकी चीजें मैं आपको एनिमेशन के थ्रू आगे दिखाऊंगा, वो दिन रात कैसे हो रहा है, कैसे घूम रही है, कैसे चक्कर लगा रहे हैं, किस पाथ पर चक्कर लगा रहे हैं। यहां आपको बेसिक चीजें समझा रहा हूं, जब हम एडवांस लेवल पर आएंगे तो इनको और अच्छे से एनिमेशन के थ्रू समझेंगे, ठीक है गाइज। ये हमारी पृथ्वी हो गई।
ठीक है ना। अब एक बात और है कि इनके चंद्रमा नहीं है, यानी शुक्र और बुध के चंद्रमा नहीं है, जबकि पृथ्वी के चंद्रमा है, जिसे हम मून कहते हैं, हमारा चंद्रमा। ये पृथ्वी का एक उपग्रह है। ठीक, चलिए पृथ्वी के बाद अगले नंबर का ग्रह है, ये दूरी के क्रम हम अभी याद कर रहे हैं। ठीक है, तो अगले नंबर का ग्रह है मंगल। अब मंगल का पाथ और बड़ा है, तो मंगल को घूमने में और ज़्यादा समय लगेगा। कितना समय लगेगा, ये आपके सामने मंगल। ठीक, इसको अपने टिल्ट करके आप इसको देखिए, तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण इसका 687 दिन इसको लगते हैं घूमने में, और एक दिन ये अपने अक्ष पर घूम जाता है। तो कुछ समानता इसकी पृथ्वी से है। तो यहाँ पे जीवन को तलाशने का प्रयास किया गया पिछले विभिन्न कुछ वर्षों में। क्या था वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो ये मंगल आपको ध्यान रखना है। अब ये जितने ग्रह मैंने आपको बताए, इनसे संबंधित एक और महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोग याद कर लीजिए कि इन्हें हम इनर प्लैनेट बोलते हैं या पार्थिव ग्रह बोलते हैं। पार्थिव ग्रह यानी जो चट्टानी है, राइट, और इनर प्लैनेट माने जो आंतरिक ग्रह हैं। अब आंतरिक के बाद एक सीमा आती है क्षुद्र ग्रहों की। ये हमारे क्षुद्र ग्रह हैं। क्षुद्र ग्रहों के बारे में मैं आगे आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि क्षुद्र ग्रह वास्तव में क्या होते हैं। ठीक है, लेकिन अभी आप बस एक चीज ध्यान रख लें कि ये क्षुद्र ग्रहों की एक पट्टी है जो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। ये रहा आपका बृहस्पति का पाथ। ठीक है ना, तो ये बृहस्पति हो गया और ये चीज मंगल हो गया। इसके बीच में ये क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है। ठीक, ये इसी सीमा को निर्धारित करती है। इसी आधार पर हम कहते हैं कि अब इसके अंदर जो है वो इनर प्लेनेट, इसके बाहर आउटर प्लेनेट, इसके अलावा इनर प्लेनेट पार्थिव है यानी कि चट्टानी है और आंतरिक ग्रह हैं, और क्षुद्र ग्रह के बाद जितने प्लेनेट हैं वो सारे गैसीय हैं, राइट, और वो बाहरी या बाह्य ग्रह कहते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका बृहस्पति हो गया। अब आप देखिए कि ये सारे ग्रहों में अभी तक जिसमें हमने देखा उनमें सारे ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है ये, अभी तक जितना हमने देखा। तो सबसे छोटा ग्रह हमें कौन सा दिखा था, वो हमें दिखा था बुध, सबसे छोटा ग्रह है। इसके बाद मंगल सबसे छोटा ग्रह है, इसके बाद शुक्र सबसे छोटा है, फिर पृथ्वी, इसके बाद बृहस्पति। ठीक है, तो अभी तक हमने जो देखा उसमें सबसे जो बड़ा ग्रह है वो कौन सा है, पृथ्वी, या सॉरी बृहस्पति, इसे जुपिटर भी कहते हैं। ठीक है, अब बृहस्पति आउटर प्लेनेट में है तो इसका पाथ भी बहुत बड़ा है। अब इस पाथ को मैं आपको थोड़ा सा एक बार और दिखाता हूं इस चैप्टर से। देखिए ये बुध ग्रह दिख रहा है आपको, यह है बुध ग्रह और ये उसका पाथ है। देखिए कितना छोटा पाथ है, इसीलिए इसको परिक्रमण करने में तो कम समय लग रहा है। इसके बाद बुध, ये शुक्र ग्रह है। अब शुक्र का ये हो गया आपका परिक्रमण। ठीक है, ये पृथ्वी का पाथ है, राइट। इसी तरीके से ये हाँ ठीक है, फिर ये मंगल का परिक्रमण है, राइट, ये कुछ ऐसे ही है। इसके बाद से ये बृहस्पति का परिक्रमण है, राइट। तो इस तरीके से जितना जिसका पाथ छोटा होगा उसको उतना कम समय लगेगा, जिसका पाथ जितना बड़ा होगा उतना ही उसको अधिक समय लगेगा सूर्य का परिक्रमा करने में। ठीक है, ये वो पेज था। तो अभी हम बात कर रहे थे बृहस्पति पर। इसका पाथ बड़ा है तो इसलिए इसको अधिक समय लगता है। कितना समय लगता है, तो वो है 11 साल 11 महीने, यानी कि लगभग 12 साल का समय लगता है इसको परिक्रमा करने में। यानी जो इसका एक साल का हम जो पृथ्वी पर काउंट करते हैं वो इनका एक साल 11 साल में यानी 12 साल में पूरा होता है। 11 साल 11 महीने यानी कि 12 साल में पूरा होता है। और ये अपने अक्ष पर 9 घंटे 56 मिनट में
घूम जाता है, ठीक है। यानी कि इसका जो एक दिन की अवधि है वो भी बड़ी हो गई, राइट। इसके अलावा इसके चंद्रमा की संख्या आप इस किताब में देखेंगे लगभग 53 है, 53, ठीक है ना। ये इस समय आपको पुराने एनसीईआरटी में थोड़ा कम ही मिल सकता है, बाद में इस पे शोध हुआ है। तो इसके चंद्रमा की संख्या सबसे अधिक है किसके, बृहस्पति के, ठीक है ना। चलिए अब बृहस्पति के बाद बात आती है शनि की। तो शनि के चारों तरफ आप छल्ले भी देख रहे हैं, राइट। तो शनि का परिक्रमण काल यानी कि रिवोल्यूशन, जो सूर्य का चक्कर लगाने का समय है, वो हो जाता है 29 साल 5 महीने, ठीक है। और ये अपने अक्ष पर 10 घंटे 40 मिनट में पूरा घूम जाता है, ठीक है। और इसके भी अपने चंद्रमा हैं। अब इस पर चंद्रमा की संख्या है, इस पर भी 53 संख्या दिखा रहा है, लेकिन लेटेस्ट जो खोज है, जो पता चला है हमें, वो है कि बृहस्पति के ही चंद्रमा ज़्यादा है, यानी बृहस्पति के उपग्रह ज़्यादा हैं, ठीक है। ये बहुत बेसिक बातें हैं। तो ये शनि के बारे में हो गया। ये इसकी चारों तरफ रिंग है, ये इसकी खास बात है, ठीक है। इसको वलय बोलते हैं। इसके बाद यूरेनस, यानी यूरेनस, ठीक है। तो यूरेनस और दूर है। यूरेनस का परिक्रमण काल है 84 साल का, और अपने अक्ष पर ये 17 घंटे 14 मिनट में चंद्रमा की 17 घंटे 14 मिनट में ये अपने अक्ष पर घूम जाता है। और इसके भी चंद्रमा है, और इसके यानी कि उपग्रह हैं, और इसके उपग्रहों की संख्या लगभग 27 है, ठीक है। इसके बाद यूरेनस के बाद अंतिम ग्रह है, और वो है नेपच्यून, राइट। तो नेपच्यून सूर्य के चारों ओर इसका परिक्रमण काल 164 साल का होता है, और ये अपने अक्ष पर 16 घंटे 7 मिनट में घूम जाता है, और इसकी भी चंद्रमा की संख्या 13 है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका सौर मंडल हो गया, उससे संबंधित हमारे ग्रह हो गए। इतनी बात आपको याद रहेगी। आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह, इसके बारे में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, और उम्मीद करता हूं कि आप समझ भी इसको गए होंगे, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़े थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे। आसमान में जो चंद्रमा हमें दिखता है, ये हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है। ये हमारी पृथ्वी का एक तरीके से सहचर है, और ये पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है, ठीक है। हमारी पृथ्वी के तरह ही 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास भी चंद्रमा है, वो हमने आपको अभी दिखाया, और इन चंद्रमा को ही हम इसके उपग्रह कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, ये प्राकृतिक उपग्रह हैं जो प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं। बाकी आज के समय के बारे में जो आप उपग्रह सुनते हैं, ये उपग्रह मानव द्वारा निर्मित है, ठीक है। और ये प्राकृतिक उपग्रह हैं जो प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है ना। इसके बाद सौर मंडल। तो सौर मंडल मैंने अभी आपको बताया, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, अभी हमने देखा था क्षुद्र ग्रहों के बारे में भी। क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। इसे ही हम सौर परिवार का नाम देते हैं, और हमारे सौर परिवार का मुखिया कौन है? सूर्य है, ठीक है। इसके बाद सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। ये बहुत बड़ा है और बहुत ही गर्म गैसों से बना हुआ है, ठीक है। इसका खिंचाव बल, यानी ये सबको अपनी तरफ खींचता रहता है, ठीक है। तो इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है, और सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, ठीक है ना। अब समस्या ये होती है कि हम इसकी ऊष्मा को क्यों महसूस नहीं करते, ठीक है। क्योंकि
सबसे नजदीक तारा होने के बावजूद भी सूर्य हमसे बहुत दूर है, ठीक है। ये लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। इसके बाद ग्रह होते हैं। ग्रह हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं और सूर्य से दूरी के क्रम में हमने उनको देखा यहाँ पे समराइज कि बुध, शुक्र, बृहस्पति, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। अब इनको याद रखने का ये क्रम है, ये कोड है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो माई यानी कि मर्क्यूरी यानी बुध, वीनस यानी वेरी, वीनस से आपका शुक्र हो जाएगा, एफिशिएंट अर्थ, मंगल मदर, जस्ट जुपिटर यानी बृहस्पति, सर्व्ड शनि, यूरेनस, अस नट्स यानी नेपच्यून। तो आप इसको याद रख सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है गाइस। अब एक कुछ बातें आसपास आपको दिख रही होंगी अपने इन पर, इनको भी जरा ध्यान से देखिए कि पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता का अर्थ है, ठीक है। यानी इसका अर्थ हुआ सूर्य से संबंधित, सोल, ठीक है ना। तो सौर शब्द का अर्थ हुआ सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य परिवार को सौर मंडल, सोलर सिस्टम कहा जाता है। और सौर शब्द का उपयोग करते हुए इसके आप बाकी शब्दों को भी ढूंढिए और लिखिए, ठीक है। अब बात आई कि जियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वो दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द होते हैं। जैसे जियोग्राफी, ये एक इंग्लिश का शब्द है, ये ग्रीक भाषा से लिया गया है और इसका मतलब होता है पृथ्वी का विवरण। तो ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, एक है जियो और दूसरा है जियोग्राफिया, राइट। तो इसको आपने समझ लिया कि जियो से क्या हो जाएगा, जियो, लॉजी, मेट्रिया और ऑइड। तो जियोलॉजी हो जाएगा पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्रिया हो जाएगा पृथ्वी का मापन और जियाइड हो जाएगा पृथ्वी के आकार के अनुरूप, ठीक है ना। इसके बाद ये जो छोटे छोटे बगल में कॉलम दिए हुए हैं, इन्हें भी आप जरूर पढ़ा करें, ये बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग नॉलेज देते हैं। आसमान में हम जब भी देखते हैं तो हमें बड़ी आश्चर्यचकित चीज़ें दिखती हैं। तो क्योंकि मनुष्य हमेशा से ही आसमान को देख करके मोहित हुआ है, तो इनमें खगोलीय पिंडों और उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। तो अब आपसे पूछा जाए कि पहला खगोल शास्त्री कौन है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे दिया हुआ लिखा हुआ है। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह और चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि जो कॉलम होता है बगल में, उसे आप लोग जरूर पढ़ा करें, ठीक है। ठीक है, तो यहां तक बातें हमारी हो गई हैं। अच्छा, अब इसके बाद थोड़ी बात कर लेते हैं अपने पृथ्वी की। तो हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, यानी कि ये पृथ्वी के 25% बड़ा है, यानी पृथ्वी से 25% के आकार में ही ये है। जितनी बड़ी पृथ्वी है उसका केवल 25% का चंद्रमा है, ठीक है। ये इतना बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि ये हमारे बहुत पास है अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा। तो ये हमसे कितनी दूरी पर है, ये लगभग हमसे 3,84,000, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। $3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। अब ये एक ऐसा फैक्ट है जो अक्सर आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, स्टेट पीसीएस के एग्जाम में, वनडे के एग्जाम में, और कई बार तो यूपीएससी ने भी डायरेक्ट यही डाटा उठा करके दे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एनसीईआरटी बेसिक है और बेसिक में आपको सारी जानकारियाँ मिलेंगी जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है ना।
इसके बाद अब सूर्य और चंद्रमा, इन दोनों की दूरियों की तुलना कर सकते हैं कि मैंने सूर्य को आपको बताया कि ये 15 करोड़ लगभग किलोमीटर दूरी पर है, और जबकि चंद्रमा 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है पृथ्वी से। अब इसके अलावा मैंने आपसे कहा कि ये बगल में जो चीज़ें होती हैं कॉलम, इसे आप ज़रूर पढ़ा करें। तो ये फैक्ट है कि नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। ठीक है, अब आप भी इस बात को ढूंढिए कि और इसमें कौन सा भारतीय है, पहला भारतीय जो चंद्रमा पर पहुंचा था। इसे आप बड़े आसानी से कहीं ढूंढ सकते हैं, नहीं ढूंढेंगे तो भी मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। फिर उपग्रह, मैंने आपको बताया था कि उपग्रह एक तो अपना चंद्रमा है, पृथ्वी का उपग्रह, लेकिन ये प्राकृतिक उपग्रह है, यानी कि पृथ्वी से ही अलग हुआ एक पार्टिकल है। जबकि कुछ ऐसे उपग्रह जैसे आजकल हम सुनते हैं सैटेलाइट, सैटेलाइट का हिंदी उपग्रह होता है, तो अब ये सैटेलाइट मानव निर्मित सैटेलाइट होते हैं, ठीक है ना, कृत्रिम सैटेलाइट। तो ये उसी की बात कर रहा है, जैसे एडुसैट, IRS इत्यादि। फिर अगली महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरीके से पृथ्वी अपने अक्ष पर रोटेट करती है, ठीक वैसे ही चंद्रमा अपने अक्ष पर भी रोटेट करता है, और साथ में पृथ्वी का चक्कर भी लगाता है। तो 27 दिन में चंद्रमा अपने अक्ष पर घूम जाता है, और 27 दिन में ही वो पृथ्वी की परिक्रमा भी पूरी कर लेता है। अब यही चीज़ चंद्रमा की कलाओं से संबंधित होता है। जैसे आपने सुना हुआ है चंद्रमा की कलाएं, पहले चंद्रमा छोटा दिखता है, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर लास्ट में पूरा दिखता है। तो 15 दिन का समय लगता है, राइट। तो ये इसी के कारण है। अब वो कैसे होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो इसी के कारण पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। ये यहाँ पर ना पानी है, ना हवा है, राइट। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं, और यही जैसे हम देखते हैं ना चांद में धब्बे हैं, तो यही वो धब्बा है जो हमें परछाई दिखता है, यानी कि कुछ लाइटें इनके द्वारा रोक ली जाती हैं तो वहाँ पे शैडो बनता है, वही शैडो हमें दिखाई देता। तो हमने हमारे प्राचीन कवियों ने, कलाकारों ने उसे चांद पर धब्बा के रूप में दिखाया है, ठीक है ना। इसके बाद क्षुद्र ग्रह, मैंने आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले कि क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रहों और उपग्रह के अलावा असंख्य छोटे ऐसे पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को ही क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अब महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि UPSC के प्री में भी डायरेक्ट NCERT क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 13 या 14 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन, यही लाइन उठाया गया था कि क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ये कथन सही है कि गलत है, तो अगर आपने इसको ठीक से पढ़ा तो आपको ये याद रहेगा, ठीक है ना। इसके अलावा क्षुद्र ग्रह ग्रहों के ही पार्ट होते हैं, ग्रहों से ही टूटे हुए टुकड़े हैं, राइट। और ये सूर्य का उसी गुरुत्वाकर्षण के कारण चक्कर लगा रहे हैं। इसके बाद उल्कापिंड, ये उल्कापिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं, और इन्हीं टुकड़ों को हम उल्कापिंड कहते हैं। अब बेसिकली इसमें ये होता है कि कभी कभी उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि ये पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा खींचे चले आते हैं पृथ्वी की ओर। जब ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो होता यह है कि पृथ्वी का जो वायुमंडल वो सघन है। इस सघनता के वजह से ये उल्कापिंड जलने लगते हैं, और ये जल करके राख बन जाते हैं। कभी कभी रास्ते में ख़त्म भी हो जाते हैं, और कभी कभी ज़मीन पर भी गिर जाते हैं। तो जब ज़मीन पर गिरते हैं तो उनसे गड्ढा बन जाता है, उन्हें हम क्रेटर कहते हैं। वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे क्रेटर क्या होता है, ठीक है। मतलब एक गड्ढा बन गया और वही क्रेटर होता है, ठीक है ना। इसके अलावा खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक एक चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ता देखा जाता है। ये चीज़ जब आप रात में आकाश को देखेंगे तो आपको एक ऐसा चीज़ दिखाई देगा जैसे कोई नदी बह रही हो, और वो नदी बहती है दूध की, क्योंकि वो सफ़ेद दिखता है।
तो क्योंकि नदी है तो भारत के लोगों ने जब इसको नाम दिया तो कहा कि एक ऐसी नदी है जो आकाश में है, यानी कि आकाश गंगा, राइट। तो गंगा भारत की नदी है सबसे बड़ी, इसीलिए उन्होंने इसका नाम दिया आकाश गंगा। और क्योंकि ये मिल्क की तरह सफ़ेद दिखता है, दूधिया कलर का दिखता है, तो इसे दुग्ध मेखला भी कहते हैं। इसके अलावा इसे मिल्की वे का भी नाम दिया जाता है, ठीक है ना। तो भारत में प्राचीन काल में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी के तरीके से की गई थी, इसीलिए इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। अब आकाशगंगा करोड़ों तारों यानी कि हमारे सौरमंडल का जो प्रमुख ग्रह तारा है वो है सूर्य। तो सूर्य के इर्द गिर्द हमारा पूरा सौरमंडल है। तो सूर्य के जैसे करोड़ों तारे इस आकाशगंगा में मौजूद हैं। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली है, राइट। इस प्रकार की चीजों ने मिलकर के आकाशगंगा का निर्माण किया है और इस तरीके के करोड़ों आकाशगंगाओं ने मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण किया है। तो ब्रह्मांड कितनी बड़ी चीज है यही बताने का मेन मोटिव है कि आप सोचिए, एक तो पृथ्वी भी कितना बड़ा जगह, उसमें कितनी बड़ी जनसंख्या, उसमें आप कहाँ हैं, और उस जनसंख्या में आपका शहर कहाँ है, आपके शहर के बाहर कई शहर हैं, कई देश हैं, कई द्वीप हैं, फिर पृथ्वी है, और पृथ्वी के जैसे कई ग्रह हैं। उन ग्रहों को ऊष्मा और रोशनी देता है सूर्य, और सूर्य के जैसे कई सौर मंडल हैं, और उस सौर मंडल ने मिलकर के आकाशगंगा बनाया और आकाशगंगाओं ने मिलकर के ब्रह्मांड बनाया। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कितना विस्तारित है, राइट। अभी भी हालांकि इस पर रिसर्च चल ही रहा है। अब ये एक तरीके से आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे हैं, ये पृथ्वी है, पृथ्वी सौरमंडल में है, सौरमंडल आकाशगंगा में है, और आकाशगंगाएं मिलकर के ब्रह्मांड बनाती हैं, ठीक है। तो गाइस ये आज का चैप्टर आपका पूरा हुआ। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पीटी के क्वेश्चन भी हम करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बहुत बेसिक हैं, और ये इसलिए हैं क्योंकि आपने अभी तक कितना समझा वही हमें जानना है। तो ग्रह और तारे में क्या अंतर है ये मैंने बहुत डिटेल से आपको बताया। आपको 2 ही लाइन में या 3 लाइन में बताना है, खुद इमेजिन कर लेनी है, वरना आपको पेज पे एक लिख लेना है कि ग्रह और तारे में क्या अंतर है। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, इस तरीके के क्वेश्चन। इसके अलावा बहुविकल्पीय सवाल, तो बताइए किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है, ये मैंने आपको बताया था आंसर इसका। तो वो शुक्र है, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं या इसे पृथ्वी की बहन कहते हैं, राइट, क्योंकि इसकी बहुत सी बातें पृथ्वी से मिलती जुलती हैं, जैसे इसका आकार, राइट, जैसे इसकी संरचना, इसका बनावट, ये सारी चीजें पृथ्वी से मिलती जुलती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि शुक्र पे जीवन संभव है, जीवन संभव होने के लिए और कई चीजें मिलती हैं, तब जाकर के जीवन संभव होता है। तो पृथ्वी सूर्य के इतना नजदीक है कि ये अत्यधिक गर्म हो जाता है, और गर्म होने के कारण यहाँ पे वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहाँ पर जीवन नहीं है, राइट। लेकिन पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र, ठीक है। फिर सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, ये क्रम हमने देखा था। तो इसमें बुध पहला सबसे नजदीक है, उसके बाद शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आती है, राइट। तीसरा क्वेश्चन कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं, वृत्तीय पथ पर या आयताकार पथ पर या दीर्घवृत्ताकार पथ पर। तो इसका आंसर होगा दीर्घवृत्ताकार पथ पर, राइट। चौथा क्वेश्चन कि ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है, इसी को हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले कि दिन में तो आप दिशा का ज्ञान कर सकते हैं, रात में कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया। तो वो है ध्रुव तारे के द्वारा हम उत्तर दिशा का ज्ञान करते हैं, क्योंकि ध्रुव तारा उत्तर दिशा में चमकता है, राइट। कैसे इसे पहचानना है ये मैं आपको बता चुका हूं। फिर क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ था। शनि एवं बृहस्पति, मंगल एवं बृहस्पति, पृथ्वी एवं मंगल। तो इसका आंसर है मंगल और बृहस्पति। चलिए, तो आज का ये हमारा पहला टॉपिक पूरा हुआ।
अब कल से कोशिश करेंगे कि एक दिन में 2 चैप्टर हम लोग ख़त्म करें एटलीस्ट एनसीईआरटी का। अगला हमारा टॉपिक होगा अक्षांश और देशांतर। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और जो भी सीरियस पढ़ने वाले बच्चे हैं आप उनको इसे शेयर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब मिलते हैं अगली क्लास में।